तो लास्ट टाइम हमने किया था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। फिजिक्स में हमने लास्ट टाइम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी किया था। ओके, तो आज मैं करवाने वाला हूँ फॉर्मूला डेरिवेशन। तो ये डायमेंशन का एक और एप्लीकेशन है। तो हमें डायमेंशन के एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं हम। शुरू में हमने डायमेंशन निकालना सीखा था, उसके बाद हमने सीखा था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मूला डेरिवेशन। फॉर्मूला डेरिवेशन, तो एक्चुअल में फॉर्मूला डेरिवेशन है क्या? देखो, फॉर्मूला डेरिवेशन के हिसाब से हम क्या करेंगे कि हम कोई भी फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है, हमें एक्चुअल में नहीं पता कि फॉर्मूला क्या है, बट क्वांटिटी के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं। किसको यूज करके? डायमेंशन को यूज करके हम फॉर्मूला बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो वो काम कैसे करेगा, मैं जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। ठीक है, हमें इसे स्टेप बाय स्टेप करना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, बट प्रैक्टिस के साथ हम इसे बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। ओके, जैसे सपोज करो तुम्हें नहीं पता कि एक्चुअल में फोर्स क्या होता है। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो क्वेश्चन में ऐसा गिवन होगा कि फोर्स इज डिपेंड अपॉन, ये वर्ड याद रखना, डिपेंड अपॉन। ओके, डिपेंड अपॉन मास एंड एक्सेलरेशन। मास को एम मान लेते हैं। ठीक है, फाइंड आउट फॉर्मूला। फाइंड आउट फॉर्मूला। तो लेट सपोज करो कि तुम्हें फॉर्मूला नहीं पता है। ठीक है, हमें फॉर्मूला नहीं पता है, तो फॉर्मूला कुछ भी हो सकता है फोर्स का। मास अपॉन एक्सेलरेशन हो सकता है, मास स्क्वायर एक्सेलरेशन होता है, हो सकता है। जस्ट हमें नहीं पता तो फोर्स का फॉर्मूला कुछ भी हो सकता है। तो बट हमें उसमें क्या करना है, हमें उसमें एग्जैक्ट फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, तो कुछ भी फॉर्मूला हो सकता है, व्हाटएवर, कुछ भी, बट एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या है वो हमें कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डायमेंशन का यूज करते हैं। तो डायमेंशन हमें क्या करेगा, इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला दे देगा। ठीक है, तो एग्जैक्ट फॉर्मूले के लिए क्या करना है, हमें यहाँ कुछ रूल्स रखने हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को कि स्टेप 1 में आपको क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और वहाँ वर्ड फाइंड आउट करना है, डिपेंड अपॉन। जहाँ आपको पता चल जाए कि डिपेंड कौन किस पे कर रहा है, वहाँ से हम काम करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसे फोर्स डिपेंड अपॉन, तो जो है तो फोर्स को हम इधर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड की तरफ हम लिखेंगे वो जिस पे डिपेंड करता है। तो डिपेंड अपॉन के लिए हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगा देंगे। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन लगा दिया हमने। किस किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है, तो मास का क्या लिख दूंगा मैं, एम, और एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है तो मैं क्या लिख दूंगा उसका, ए। ओके, नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा दीजिए और उसकी जगह के लिख दीजिए। हम जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं उसकी जगह कोई कांस्टेंट वैल्यू मान लेते हैं। तुम यहाँ के की वैल्यू 1 मान सकते हो। ठीक है, बट रिप्रेजेंट करने के लिए हमने के लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद आपके पास जो भी क्वांटिटी है उसकी पावर लिख दो, ए, बी, कुछ भी लिख सकते हो, एक्स वाई जेड, ए बी सी, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, ए डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे केवल मास और एक्सेलरेशन था तो मैंने ए भी लिखा, और अगर अदर क्वांटिटी होती तो मैं उनकी पावर सी डी ई एफ ऐसे बढ़ाता चला जाता। ठीक है, तो सिर्फ 2 थे तो इसलिए ए बी, एक और होता तो उसकी पावर सी बना देता, फिर नेक्स्ट होता तो डी बना देता। ओके, थर्ड स्टेप में क्या करना है, इतना करने के बाद दोनों के डायमेंशन लिख देने हैं। तो फोर्स का डायमेंशन हमें याद है क्या होता है, m1 L1 T-2। अब तक डायमेंशन निकालना सीख गए होगे। अगर आपको डायमेंशन निकालना आता है तभी आप इसको अच्छे से कर पाओगे, अदरवाइज आपको कोई सा कुछ समझ में नहीं आने वाला। इसीलिए सारी वीडियोस को शुरू से देखो। शुरू में मैंने जो डायमेंशन निकालना सिखाया, पहले डायमेंशन निकालना सीखो, फिर इन सब चीज़ों पे आना, अदरवाइज ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, तो इसके लिए आपको पहले डायमेंशन आना चाहिए। ओके, नाउ के की वैल्यू 1 है तो मैं के को हटा देता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। मास का मैंने बताया था, मास के लिए हम क्या लिखते थे, m1 सिर्फ। तुम L1 T1 भी लिख सकते हो, बट उनकी पावर क्या लगानी पड़ेगी, 0, तो इससे बड़े इनको लिखो ही मत। ठीक है, सिर्फ m1 लिख दो, और इसकी पावर क्या थी, a है। ए क्या था, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का डायमेंशन बताया था मैंने, क्या होता है, एक्सेलरेशन m0 L1 T-2 की पावर क्या आ जाएगी, b, क्योंकि ऊपर b है ना, पावर भी हो जाएगी। तो m0 है तो इसको नहीं भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो मेरे को क्या मिल गया देखो, m1 L1 t-2 इधर है। अब इसको क्या लिख सकते हो, अंदर मल्टीप्लाई होकर ma हो जाएगा और ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो l की पावर b हो जाएगा और ये t की पावर -2b हो जाएगा। क्लियर? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से। जस्ट अब इसके बाद क्या करना है, अब कंपेयर करेंगे हम। देखो m है ना, यहाँ पे m के साथ कंपेयर करो। यहाँ m की पावर क्या है a, m की पावर क्या है 1, तो a की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी। क्योंकि बेस सेम है तो पावर बराबर हो जाएंगी दोनों तरफ। तो m देखेंगे, इसके ऊपर पावर क्या है a, इसके ऊपर पावर क्या है 1, तो a की पावर क्या हो जाएगी 1। ओके। सिमिलरली l का देखेंगे, l के लिए क्या है, l की पावर क्या है b और इधर l की पावर क्या है 1, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ये मुझे m से आ गया, ये मुझे l से आ गया। t की पावर देखते हैं, t की पावर क्या है -2b, t की पावर है -2b। ओके, तो -2b है हमारे पास और इधर t की पावर क्या है -2, तो बराबर में क्या लिख देंगे हम -2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट और b की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/2, कटने के बाद क्या हो जाएगा 1। ओके, क्लियर? तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई है आपके पास, l की पावर b है, t की पावर भी b है हमारे पास, तो b की वैल्यू ओवरऑल दोनों तरफ से क्या आ रहा है 1 ही आ रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमें इससे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने पहले फॉर्मूले पे जो हमने बनाया था यहाँ पे, ये वाली पॉइंट, दिस इज द मेन टर्म। ओके, यहीं से अब हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। तो देखो कैसे आएगा फॉर्मूला, मैं इस चीज़ को यहाँ लिखता हूँ। तो क्या है हमारे पास, फोर्स है k, m की पावर क्या a की वैल्यू अभी हमने क्या निकाली यहाँ पे 1, तो a की जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन, और उसके बाद क्या है हमारे पास m की पावर एक्सेलरेशन की पावर क्या है b, तो b की वैल्यू क्या आई है 1 ही आई है, तो कोई सी भी वैल्यू पुट कर दो एक्सेलरेशन के लिए 1। k की वैल्यू 1 होती है, तो फोर्स का फॉर्मूला जनरली क्या बन गया, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो दिस इज आवर करेक्ट फॉर्मूला। मैंने शुरू में बताया था, यानी कहने का मतलब है ये कोई फॉर्मूला नहीं था, ये कोई फॉर्मूला था, ये नहीं था, हमारा फॉर्मूला क्या था एक्चुअल में, ये था। तो डायमेंशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी चीज का एग्जैक्ट फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ओके, हम सिर्फ उन्हीं का फॉर्मूला निकाल सकते हैं जो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में होगा। लेकिन जैसा हमने निकाला था ना, S इजकल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, V इजकल टू यू प्लस AT, तो इस तरह के जो फॉर्मूले हैं उनको तो ड्राइव नहीं किया जा सकता, बट जो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में होते हैं, जैसे मास इंटू एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई में है, मतलब यूनिट टर्म्स में है, उनको हम निकाल सकते हैं, बट इस तरह के फॉर्मूले हम ड्राइव नहीं कर पाएंगे। तो ये डायमेंशन का एक ड्रॉबैक है। ठीक है, वो लास्ट में मैं ड्रॉबैक बताऊंगा, तब भी मैं इसको डिफाइन कर दूंगा। तो अभी फिलहाल आपको याद रखना है कि डायमेंशन के थ्रू हम किसी के भी फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला और सॉल्व करके दिखाता हूँ आप लोगों को, जिससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से हम उसको कर सकते हैं और ज़्यादा। ठीक है, तो लेट हमारे पास क्या है, सपोज करो इस बार फॉर्मूले में उन्होंने कहा है फोर्स यानी F डिपेंड अपॉन मास m, ओके, वेलोसिटी v एंड रेडियस r। फाइंड आउट फॉर्मूला। तो हमें फॉर्मूला बनाना है जिसमें फोर्स किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है और रेडियस पे डिपेंड करता है। ठीक है, रेडियस r पे डिपेंड करता है। ओके, तो आप देख सकते हो इट्स अ रेडियस r, तो ये दो जगह डिपेंड करता है। फोर्स F किस पे डिपेंड कर रहा है, मास m पे, वेलोसिटी v, रेडियस r पे। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं, जैसा मैंने पीछे बताया था। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, डिपेंड अपॉन, तो किस पे डिपेंड कर रहा है फोर्स, किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे, वेलोसिटी पे और रेडियस पे। तो मैं यहाँ पहले स्टेप के अकॉर्डिंग क्या लिख दूंगा, फोर्स लेफ्ट हैंड साइड, और जिन जिन पे वो डिपेंड कर रहा है उनको राइट हैंड साइड, यानी मास का m, वेलोसिटी का v
और रेडियस का r। वो सिंबल गिवन होगा आपको, ठीक है। वो पूरा पूरा मास वेलोसिटी लिखने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे क्वेश्चन में सिंबल गिवन होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, डायरेक्टली परपेंडिकुलर साइन हटा के एक कांस्टेंट k लिख देना है और मास का पावर क्या लगा देंगे हम अपनी तरफ से a, वेलोसिटी का b, रेडियस का c, और भी होता तो d e f करके बढ़ा सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड स्टेप में क्या करना है, इनके डायमेंशन लिखने हैं। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, m1 l1 t-2। k की वैल्यू 1 मान लो, हटा सकते हैं। तो मास का क्या हो जाएगा, m1, पीछे भी किया था हमने, a आ गया। वेलोसिटी याद है, वेलोसिटी होता है m0 l1 t-1, ठीक है। तो दिस इज द वेलोसिटी, ओके। तो मैंने क्या कहा था, इसकी पावर क्या हो जाएगी, b। रेडियस एक तरफ से क्या होता है, रेडियस एक तरफ से डिस्टेंस होता है, और जितने भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस के लिए हम क्या यूज करते हैं, लेंथ, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका l आ जाएगा। तो m0 l1 t0 की पावर c। मैंने कहा था जिनकी पावर 0 है उनको हटा दो, ईजी हो जाएगा कैलकुलेट करना, ठीक है। तो हमारे पास बच क्या जाएगा, m1 l1 t-2, यहाँ क्या बच जाएगा, m की पावर a आ जाएगा, a से मल्टीप्लाई होकर b, तो l की पावर क्या हो जाएगी b, और t की पावर माइनस क्या हो जाएगी, माइनस का b, क्योंकि माइनस से b को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का b आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे क्या बचा है आपके पास, l बचा है और पावर क्या है c, तो l की पावर क्या आ जाएगी, c, ओके। नाउ आगे करते हैं हम m1 l1 t-2। तो कंपेयर करने से पहले देख लेना कि यहाँ पे तो इक्वल नहीं है, जैसे यहाँ पे m है तो m का तो a आ जाएगा। l देखो, l यहाँ 2 बार है, एक की पावर b है और एक की पावर c है। तो क्या करेंगे, वही फॉर्मूला मैथ वाला, अगर बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाती है। तो l की पावर क्या हो जाएगी आपके पास, b प्लस c, बेस सेम है तो पावर को जोड़ के लिख दिया मैंने। t की पावर क्या हो जाएगी, माइनस b, ओके। अब कंपेयर करना है, तो कंपेयर करते समय याद रखना सबसे पहले छोटे टर्म को करना है, मतलब जिनकी पावर छोटी होगी उन्हीं को करना है। जैसे यहाँ पे मास की पावर a है, इसकी माइनस b है, और यहाँ पे 2 टर्म है b और c। तो सबसे पहले किसको करूंगा, या तो मैं m को सॉल्व कर लूँ या तो मैं b को सॉल्व कर लूँ, ठीक है। सबसे पहले b और c को सॉल्व मत करना क्योंकि प्रॉब्लम आ जाएगी इससे, ठीक है। तो सबसे पहले किसको करना है, छोटे वाले को करना है, जिसकी पावर 1 हो, फिर 2 वाले को, फिर 3 वाले को। तो लेट सबसे पहले मैं मास को कंपेयर करता हूँ। तो मास को m से कंपेयर करूंगा तो m की पावर a है या m की पावर 1 है, तो a क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसी तरह अब t को करेंगे, इसको नहीं करेंगे। तो t का क्या है, माइनस b, और यहाँ t का क्या है, -2। तो माइनस माइनस कट गया, b की वैल्यू क्या आ गई, 2, ठीक है। सिमिलरली अब l का करेंगे, तो l में क्या है पावर, b प्लस c, l की पावर। तो यहाँ l की पावर क्या है, 1, मतलब इनकी पावर को इधर वाले पावर से कंपेयर करना है, 1। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अभी अभी हमने b की वैल्यू निकाली ना 2, तो यहाँ b की वैल्यू क्या लिख देंगे, 2, c इक्वल टू 1। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 1/2, क्लियर। तो c की वैल्यू आ गई आपके पास 1/2, t है -2 तो माइनस b हो जाएगा, LB प्लस c, ठीक है। तो c की वैल्यू आ गया आपके पास। अब करना क्या है, हमें वैल्यूज पुट करनी है। अच्छा, c की वैल्यू 1 में नहीं आएगी यहाँ पे, क्योंकि 1 है ना, प्लस का इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो 1 - 2 हो जाएगा। तो 1 - 2 का मतलब क्या हो जाएगा, -1, यानी c की वैल्यू क्या है हमारे पास, -1 आ गई, ठीक है। तो c की वैल्यू क्या है हमारे पास, -1 है, ठीक है, ओके। देखो यहाँ पे 2 + c है ना, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो 1 में से माइनस गया -1, तो c -1 आ जाएगा, ठीक है। बेसिक मैथ। अब हम क्या करेंगे, अपना वही मेन वाला फॉर्मूला उठाएंगे, कौन सा, ए जो मेन था, जिसमें k की वैल्यू थी। अब इस फॉर्मूले में यानी f = k, m की पावर a, v की पावर b और r की पावर c में जो हमने a, b और c की वैल्यू निकाली है, a, b और c की वैल्यू निकाली है, बस पुट कर देना है। तो f k की वैल्यू 1 माना था तो हटा सकते हैं, m क्योंकि ये कांस्टेंट होता है तो छोड़ दो उसे, m की पावर क्या है, a, और a की वैल्यू क्या है, 1, तो m के ऊपर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। v की पावर क्या है, b, और b की वैल्यू क्या है, 2, तो यहाँ आ जाएगा 2। r की पावर c की पावर क्या है, -1, ठीक है। तो तुम जनरली इसको ऐसे भी लिख सकते हो, m
वी स्क्वायर अपॉन में सी। कुछ ना लिखने का मतलब क्या है, इनके ऊपर पावर क्या है, 1 है, ठीक है। सॉरी ये सी नहीं होगा, यहाँ पे आर होगा, क्योंकि आर की पावर लिख रहे हैं ना हम, तो आर की पावर क्या हो जाएगा, -1, तो नीचे आके क्या हो जाएगा, आर, ठीक है। तो यानी फोर्स का फॉर्मूला क्या बन गया मेरे पास, एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। तो दिस इज द फॉर्मूला। अच्छा मैंने इसको नीचे क्यों किया, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था अगर कोई वैल्यू नीचे है तो ऊपर जब ले जाते हैं तो उसकी पावर क्या हो जाती है, माइनस में हो जाती है, मतलब उसकी पावर चेंज हो जाती है। तो ऑटोमेटिकली जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मुझे वैल्यू किस में मिली, माइनस में, यानी वो अपने फॉर्मूले में कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा, जो ऊपर जाके क्या हो गया होगा, माइनस का हो गया होगा, ठीक है। तो जो भी वैल्यूज तुम्हें ऊपर माइनस में मिले, फॉर्मूला ड्राइव करते समय तुम्हें जो भी वैल्यू ऊपर माइनस में मिले जिनकी पावर, उनको क्या करना है, नीचे की तरफ लेके आ जाना है, ओके। तो ये बात याद रखना है, तो तुम्हारा फॉर्मूला एग्जैक्ट आ जाएगा। तो अभी जो फॉर्मूला निकल के आया वो एम वी स्क्वायर अपॉन में आर है, और ये फॉर्मूला क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है। दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। ये तुम्हें आगे पढ़ने को मिलेगा 11th क्लास में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सेंट्रीपिटल फोर्स। इसी के ऊपर बैंकिंग ऑफ रोड वगैरह डिपेंड करते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स ये तब अप्लाई होता है जब भी कोई बॉडी सर्कल में रोटेट करती है, जब भी कोई बॉडी सर्कल में रोटेट करती है तो एक फोर्स होता है जो उसे अपनी तरफ खींचता है, मतलब सेंटर की तरफ खींचता है, और उसी सेंटर की तरफ खींचने वाले फोर्स को हम क्या करते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तुमने देखा होगा जब भी कोई बॉडी गोल गोल घूमती है, जैसे हम एक किसी पत्थर को अगर बांध के गोल गोल रोटेट कर रहे हैं तो एक फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स, इसी फोर्स के कारण क्या हो रहा है, ये रोटेट कर रहा है, ठीक है। अगर ये फोर्स नहीं होता तो ये बॉडी सर्कल में रोटेट नहीं करती। इसके बारे में डिटेल में आगे है, अभी फिलहाल याद रखो कि सेंट्रीपिटल फोर्स नाम की कोई चीज होती है, और कब अप्लाई होती है, जब कोई बॉडी सर्कल में रोटेट करता है, ओके। थैंक यू।